Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. हमने बच्चों लास्ट लेक्चर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी पोस्ट कर दिया है, ठीक। जाइए देखिए, अब समझते हैं बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। 5 to 6 मार्क्स की वेटेज रखते हैं बच्चों ये दो चैप्टर, ठीक है। अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ तीनों इसमें क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और इसमें जो कॉम्परेटिव कॉमन साइज है बच्चों, वो 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और बहुत इजी होता है, बहुत क्या होता है, इजी होता है। आगे बात समझ में, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर सेकंड, कॉम्परेटिव चैप्टर थर्ड, कॉमन साइज चैप्टर नंबर 4। तो सबको एक साथ करेंगे, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी ये, ठीक है। तो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बच्चों जो अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा हमने, ठीक है, जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इन दोनों को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उसका क्या करना है, एनालिसिस करना है, उसको एनालाइज करना है इन ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या एनालाइज करने के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन, जिसको अंडरस्टैंड करके समझ के हम क्या ले सके, फाइनेंशियल डिसीजन। इन शॉर्ट समझाओ तो बच्चों, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने। अब शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कब कैसे करोगे, जब आप कंपनी को समझोगे, एनालाइज करोगे। तो कंपनी को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, उनकी बैलेंस शीट की, और समझ के आप फिर डिसीजन लोगे कि मुझे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और नॉट। ठीक हो गया, यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। टूल्स और टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो अगला हमने समझना है, टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या टूल टेक्निक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की? 1 2 3 4 4 टूल्स और टेक्निक्स होते हैं बच्चों। सबसे पहले होता है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, सबसे पहला होता है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। दूसरा होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तीसरा होता है बच्चों रेशियो एनालिसिस। और फोर्थ होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मतलब ये कि जो भी हमने ऊपर पढ़ा था ना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है सिस्टमेटिक तरीके से, जिससे हम बाद में क्या ले सकें, इकोनॉमिक डिसीजंस। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के कितने टूल्स हैं, कितने तरीके हैं, कि आप किसी भी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को जो एनालाइज कर रहे हो, समझ रहे हो, उसमें कुछ डिसीजन लेने के लिए आपके पास कितने टूल्स या कितने टेक्निक्स है। तो कुछ भी डिसीजन लेने के लिए बच्चों, कुछ भी टेक्निक्स को एनालाइज करने के लिए जो टूल्स और टेक्निक्स है हमारे पास, वो 4 टाइप की है: कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों यही हमारा ये वाला चैप्टर होने वाला है थर्ड, ये होने वाला है चैप्टर 4, ये होने वाला है चैप्टर 5 और ये होने वाला है चैप्टर 6। तो इन 6 चैप्टरों को इसी को बनाया गया कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करें। आज के लेक्चर में हमारा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगली हेडिंग आती है बच्चों टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अगली हेडिंग आती है
टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो चार तरीके से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। चार टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है बच्चों इंटरनल एनालिसिस। फर्स्ट क्या होता है? इंटरनल एनालिसिस, जिसमें कंपनी के अंदर की ही चीजों को एनालाइज किया जाता है। जिसमें कंपनी के अंदर की ही चीजों को क्या किया जाता है? एनालाइज। देखो क्या लिखा है, is conducted by management is conducted by management to know financial position, to know financial position and operating efficiency of the business, and operating efficiency of the business। तो जो बच्चों इंटरनल एनालिसिस होता है ना, इंटरनल एनालिसिस उसको कौन करवाता है? मैनेजमेंट खुद, ठीक है। इज कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंटरनल एनालिसिस खुद करवाता है। क्यों? टू नो फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को जानने के लिए। सेकंड पॉइंट होता है बच्चों, सेकंड टाइप होता है एक्सटर्नल एनालिसिस। सेकंड टाइप क्या होता है? एक्सटर्नल एनालिसिस। अब एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करवाता है बच्चों? आउटसाइडर्स। कौन कराता है? आउटसाइडर्स। इज कंडक्टेड बाय आउटसाइडर्स। इज कंडक्टेड बाय आउटसाइडर्स, बैंकर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, एक्सेट्रा। तो जो एक्सटर्नल एनालिसिस है, जो एक्सटर्नल एनालिसिस है बच्चों, वो बाहर के लोग करते हैं, ठीक है। इज कंडक्टेड बाय आउटसाइडर्स। अब उसमें कौन हो सकते हैं? बैंकर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है। ये एनालाइज करती हैं कंपनी को। क्यों एनालाइज करती होंगी? बताओ, कोई क्रेडिटर या कोई बैंकर क्यों एनालाइज करता होगा? अगर कंपनी ने बैंक से लोन लिया है तो बैंक ये एनालाइज, ये चेक करेगी ना कि कंपनी लोन वापस रिफंड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्रेडिटर जिनने उधार में कंपनी को सामान बेचा है, वो इसलिए एनालाइज करेंगे कि कंपनी उनको पैसे दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। इसीलिए क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है। ठीक हो गया? तो इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस। तीसरा तरीका होता है बच्चों हॉरिजेंटल एनालिसिस। तीसरा तरीका होता है हॉरिजेंटल एनालिसिस। वन मार्क्स में भी पूछता है हॉरिजेंटल एनालिसिस क्या होता है। ठीक हो गया? वन मार्क्स में भी पूछता है हॉरिजेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो हॉरिजेंटल एनालिसिस को बच्चों डायनेमिक एनालिसिस भी बोलते हैं। ये 2 पॉइंट में जितनी चीजें लिखवा रहा हूं इतनी चीजें जरूर रिवाइज करके जाइएगा। हॉरिजेंटल एनालिसिस को हम डायनेमिक एनालिसिस भी बोलते हैं।
इसके अंदर हमें कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाना होता है। इसके अंदर हमें क्या बनाना होता है? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, जो अगला हम टॉपिक सीखने वाले हैं, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। तो हॉरिजेंटल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज डायनामिक एनालिसिस, जिसके अंदर हमें क्या बनाना होगा? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। चौथा टाइप होता है वर्टिकल एनालिसिस। चौथा टाइप होता है बच्चों वर्टिकल। चौथा टाइप होता है कौन सा? वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक एनालिसिस भी बोला जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। इसके अंदर बच्चों हम बनाते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसके अंदर हम क्या बनाते हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक हो गया। तो एनालिसिस टाइप्स कितने हो गए? 4। इंटरनल, एक्सटर्नल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। हॉरिजेंटल में क्या बनता है? कॉम्परेटिव, जिसको हम डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं। वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक एनालिसिस बोलते हैं, जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, आगे समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम वो आ गए चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4। तो ये जो 1 नंबर का था हमने वो समझ लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ये चैप्टर है बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें हमने बेसिकली 2 टाइप की स्टडी करनी है। इसमें बेसिकली हमें अब कितने टाइप की स्टडी करनी है? 2 टाइप की स्टडी करनी है। एक इसी तरीके से आप भी बना लीजिएगा समझने के लिए कि हमने क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो बच्चों एक तो हमने पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बच्चों बैलेंस शीट पढ़नी होती है। ठीक है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था। इसके अकॉर्डिंग हम किसको एनालाइज करते हैं, क्या बनाना सीखते हैं? बैलेंस शीट। क्या बनाना सीखते हैं बच्चों? बैलेंस शीट। ऐसे ही हमें क्या समझना है? पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बच्चों, उसमें हमें 2 चीजें एनालाइज करनी होती हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट को, और पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब बच्चों जब भी हम बैलेंस शीट को एनालाइज कर रहे हैं, जब भी हम क्या एनालाइज करेंगे? बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे, तो उसके अंदर दो टाइप की बैलेंस शीट एनालाइज की जाती है। कितने टाइप की बैलेंस शीट एनालाइज की जाती है? 2 टाइप की। सबसे पहले कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, सबसे पहले जो हमारा एक चैप्टर था, सबसे पहले हम क्या एनालाइज करेंगे? कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। ठीक हो गया। दूसरे में एनालाइज करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। टूल्स और टेक्निक्स पढ़े थे, उसमें यही नाम तो मेंशन थे, तो यही चैप्टर है हमारे कॉमन साइज स्टेटमेंट।
ठीक है, या कॉमन साइज स्टेटमेंट बैलेंस शीट, ठीक हो गया। सेम जो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते हैं उसके अंदर भी दो ही चीजें एनालाइज करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करना है। अब किसको एनालाइज करना है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस में जो पहले एनालाइज करना है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को एक बार कॉम्परेटिव से एनालाइज करेंगे। सेम चीज क्या होगी बच्चों? कॉमन साइज। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस शीट को भी दो तरीके से एनालाइज किया जाता है, एक कॉम्परेटिव, एक कॉमन साइज। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी दो तरीके से एनालाइज किया जाता है, एक कॉम्परेटिव और एक कॉमन साइज। अब बेसिकली बच्चों जो ये कॉम्परेटिव बैलेंस शीट होती है, ये जो कौन सी बैलेंस शीट होती है? कॉम्परेटिव। इसी को तो हमने बोला था कौन सा एनालिसिस होता है? हॉरिजेंटल एनालिसिस। इसी को तो हमने कौन सा एनालिसिस बोला था? हॉरिजेंटल एनालिसिस। और जो कॉमन साइज होगी उसको हमने कौन सा एनालिसिस बोला था? वर्टिकल एनालिसिस और स्टैटिक एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस और स्टैटिक, इसको हॉरिजेंटल एनालिसिस और डायनामिक एनालिसिस। तो सेम चीज वही है, ये फिर से हॉरिजेंटल हो जाएगा, वो फिर से वर्टिकल एनालिसिस हो जाएगा। तो बेसिकली हमने बच्चों कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 4। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4। तो हमने कितने टॉपिक पढ़ने? 4। तो मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर के ही, ठीक है बच्चों, कौन से ईयर के? प्रीवियस ईयर के ही इन चारों टॉपिक के क्वेश्चन कराऊंगा एक एक, जिससे आपको एनालाइज करना सिखाऊंगा कि उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। बहुत सारी चीजें तो क्वेश्चन में है। आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद होना चाहिए, उसका फॉर्मेट जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। मैंने आपसे कहा था प्रॉफिट एंड लॉस रेडी रखिएगा अपना, ठीक है। तो वन बाई वन समझते हैं। अब बच्चों कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, बहुत सारे मैं जगह देखता हूँ कि बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। बच्चों इंपॉर्टेंट सभी है, सिलेबस का पार्ट है तो वो आ सकता है, सिलेबस का पार्ट है तो वो चीज आ सकती है। तो अब हम वन बाई वन करते हैं कि कॉम्परेटिव बैलेंस शीट हॉरिजेंटल एनालिसिस क्या होता है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, कॉमन साइज क्या होता है और कॉमन साइज। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन को हम अब क्या करते हैं? वन बाई वन डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम काम करेंगे। तो जो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ हीरा लिमिटेड एट 31 मार्च 2013 प्रिपेयर कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। देखो आ गया क्वेश्चन, और कितने नंबर में क्वेश्चन आया है? 4 नंबर में, ठीक है। कितने नंबर में क्वेश्चन आया है? 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ रखा है। यहां पे देखिए क्या बनाने को कह रहा है? प्रिपेयर कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। यही तो हमारा टॉपिक 1 था, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। अब बच्चों उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है जब ऐसे बैलेंस शीट गिवन होती है। जब ऐसे बैलेंस शीट गिवन होती है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए उसको करना, ठीक है। कभी कभी आपको बैलेंस शीट के आइटम दे देगा और खुद ही कहेगा बैलेंस शीट बनाओ, ऐसा ज्यादा तो नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बैलेंस शीट बनी बनाई आएगी। अब आपको बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, आपको क्या गिवन है? बैलेंस शीट। आपने सेम फॉर्मेट बनाना है कि अब जब हम कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना। आपने पर्टिकुलर ऐसे ही रखना है, नोट नंबर ऐसे ही रखना है, 2 कॉलम ईयर के जो अमाउंट दिए हैं ये रखना है। बस इसमें एक बात का ध्यान देना है, पहले जब आंसर करेंगे प्रीवियस ईयर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? करंट ईयर, और इसके बाद 2 कॉलम और ड्रॉ करने हैं। पहले फॉर्मेट समझ में आया।
अभी हम करेंगे पूरा डिटेल में। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कॉम्परेटिव का, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे वो बच्चों बैलेंस शीट हो, आपको सेम फॉर्मेट कॉपी करना है, पर्टिकुलर नोट नंबर। बस ईयर का ध्यान देना, ईयर पहले प्रीवियस ईयर आएगा, फिर करंट ईयर, और उसके बाद कितने कॉलम और बनाना, 2। तो स्टार्ट करें फॉर्मेट बनाना। ठीक है, फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करें, और ऐसे ही मैं एक एक करके चारों क्वेश्चन का एनालिसिस आपको क्या करूंगा, समझा दूंगा। कॉम्परेटिव बैलेंस शीट समझते हैं बच्चों, ठीक है, बनाना। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाते हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट में लिखेंगे बच्चों टॉप में कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। हम क्या बनाना सीख रहे हैं, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। पर्टिकुलर, फिर बच्चों क्या था, नोट नंबर, फिर प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, उसके बाद 2 कॉलम और, 1 2। ठीक है, उसके बाद कितने कॉलम और बच्चों, 2 कॉलम और ड्रॉ करने। तो कॉम्परेटिव बैलेंस शीट समझ रहे हैं हम, ठीक है, क्या समझ रहे हैं, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। तो सबसे पहले इसमें हम मेंशन करेंगे पर्टिकुलर, फिर बच्चों नोट नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हमारे पास जस्ट अ मिनट, अब क्वेश्चन में हमारे पास बच्चों 2 ईयर है, कॉम्परेटिव वाला ही है। पहले दिया है 2023, फिर दिया है 2022। तो खुद से सोचो इसमें से प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, तो ये वाला कौन सा ईयर होगा, प्रीवियस ईयर। तो पहले प्रीवियस ईयर लिखते हैं सोल्यूशन में, बस किस बात का ध्यान रखना, पहले कौन सा ईयर लिखेंगे बच्चों, प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर है 2022, और करंट ईयर है 2023। आगे बात समझ में, क्या करना है, पहले प्रीवियस ईयर लिखना है, फिर कौन सा ईयर लिखना है, करंट ईयर लिखना है, फिर कौन सा ईयर लिखना है बच्चों, करंट ईयर लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद 2 कॉलम और बनाए जाते हैं, एक को बोला जाता है एब्सोल्यूट चेंज, एक को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट चेंज, और दूसरे को बोला जाता है बच्चों परसेंटेज चेंज। दूसरे को क्या बोला जाता है, परसेंटेज चेंज। फिर आपने इन कॉलमों में एक हिस्से और लाइन ड्रॉ करनी होती है। पहले वाले कॉलम को नेम दे दिया जाता है ए, दूसरे वाले कॉलम को नेम दे दिया जाता है बी, तीसरे वाले को दिया जाता है सी, जो कैलकुलेट होता है बी माइनस ए। जो कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों, बी माइनस ए, तो जो बी की वैल्यू होगी उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ए। ऐसे ही फिर निकाला जाता है बच्चों डी, डी होता है सी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100, सी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100। आ गई बात समझ में। अब आपने कुछ नहीं करना, ये बी कॉलम तक सेम जो क्वेश्चन है, बी कॉलम तक बच्चों सेम जो क्वेश्चन है
ना, उसको एज इट इज कॉपी कर लेना है, उसको क्या कर लेना है, एज इट इज कॉपी कर लेना है, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। ये रहा क्वेश्चन, विजिबल होगा होप सो आप लोगों को। सेम चीज बी कॉलम तक हमें जैसा डिक्टो दिया है वैसे वैसे कॉलम कॉपी कर लेने हैं। तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों, इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो हम भी लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो सेम कॉपी करना है बच्चों, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जैसे जैसे क्वेश्चन ने लिखा है वैसे वैसे ही हम भी लिखेंगे। नेचुरल नंबर का 1 शेयर होल्डर फंड, नेचुरल नंबर का 1 शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर क्या दे रखा है बच्चों, ए शेयर कैपिटल, ए शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल की वैल्यूज गिवन है 15 लाख 12 लाख। अब आप बताओ ए वाले कॉलम में कौन से लिखूं, 15 लाख लिखूं या 12 लाख लिखूं, क्वेश्चन तो यही है। तो पहले कौन से ईयर की लिखोगे, 2022, पहले प्रीवियस ईयर की, तो 12 लाख, फिर लिखोगे 15 लाख। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है, हो गया 12 लाख और 15 लाख, ठीक हो गया। तो पहले लिखेंगे प्रीवियस ईयर, फिर लिखेंगे करंट ईयर। क्वेश्चन में डेट को अच्छे से देखना, एनालाइज करना और समझना कौन सा प्रीवियस ईयर है और कौन सा करंट ईयर है। फिर बच्चों नंबर 2 है नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, बस कॉपी करते जाना है यहां तक। उसके अंदर दे रखा है बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10 लाख 5 लाख है, तो पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे तो 5 लाख, फिर लिखेंगे 10 लाख। फिर ऐसी बच्चों करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में ए है ट्रेड पेबल, क्या है, ट्रेड पेबल्स, ठीक हो गया बच्चों। 3 लाख 1 लाख, उसके बाद क्या है बच्चों, टोटल, टोटल आखिरी तक होगा, ठीक है, टोटल लास्ट तक होगा। जैसे उनने टोटल किया है वैसे ही हम भी टोटल कर लेंगे। बस पहले प्रीवियस ईयर का 20 लाख और 26 लाख, 20 लाख और 26 लाख, ठीक हो गया, यहां तक समझ में आई बात। अब ऐसी एसेट्स को भी कॉपी कर लीजिएगा, फिर ऐसी किसको भी कॉपी कर लीजिएगा बच्चों, एसेट्स को भी कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, एसेट्स में सबसे पहला है नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स में सबसे पहला क्या है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर ए है बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। तो इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ठीक हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। पहले प्रीवियस ईयर की 15 लाख, फिर 20 लाख, 15 लाख फिर बच्चों 20 लाख, ठीक हो गया। सेकंड है करंट एसेट्स, सेकंड कौन सा एसेट है बच्चों, करंट एसेट्स। तो ऐसे ही कॉपी करते रहना है, ठीक है, ऐसे ही क्या करते रहना है, कॉपी। करंट एसेट्स के अंदर 2 आइटम है, ठीक है, करंट एसेट्स के अंदर 2 आइटम है। कौन कौन से 2 आइटम है, पहले में लिखा है बच्चों इन्वेंट्रीज, दूसरे में लिखा है ट्रेड रिसीवेबल, दूसरे में क्या लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल। अब इन्वेंट्रीज गिवन है बच्चों, पहले गिवन है 1 लाख, फिर गिवन है 1.5 लाख। तो पहले लिखेंगे प्रीवियस ईयर की, फिर लिखेंगे करंट ईयर की। सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल, पहले गिवन है 4 लाख के,
फिर कितने गिवन है, 4,50,000। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें नोट कर दी। क्या बचा, टोटल। क्या बचा, टोटल। तो टोटल कर लेते हैं। और बैलेंस शीट का तो जो बच्चों टोटल होता है वो सेम ही आता है। वो क्या आता है, सेम आता है। तो 20 लाख और 26 लाख। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपको इतना कॉपी कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इतना क्या कर लेना है बच्चों, कॉपी कर लेना है। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे समझते हैं। आगे समझते हैं अब कौन सा कॉलम, सी और डी। तो इतना जो अभी तक हमने प्रोसेस किया वो तो हमें सब कहां से मिल गया, क्वेश्चन से ही मिल गया बच्चों। तो अब आ जाते हैं सी और डी में। अब कहां पे आ जाते हैं, सी और डी में। सी कैसे निकलता है, बी माइनस ए। तो बी में है 15 लाख, 12 लाख। 15 में से 12 लाख माइनस करूंगा तो बताओ कितना आएगा सॉल्व करके, 3 लाख। 10 में से 5 माइनस करूंगा तो 5 लाख। ऐसे माइनस करते हुए चलना है। फिर 1 लाख में से 3 लाख माइनस करना है तो माइनस का 2 लाख। कितना आएगा बच्चों, माइनस का 2 लाख। ठीक हो गया। फिर 26 में से 20 माइनस करूंगा, 26 में से 20 माइनस करूंगा तो 6 लाख। ऐसी 20 में से 15 माइनस करूंगा, 5 लाख। ऐसी 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस करूंगा बच्चों, 50,000। 4,50,000 में से 4 लाख माइनस करूंगा, फिर से 50,000। फिर 26 में से 20 माइनस करूंगा, 6 लाख। तो ये सी कॉलम निकल गया। कितना आसान था। अब डी कॉलम में क्या कह रहा है, मैं अच्छे से समझा देता हूं। जो डी कॉलम निकालना है, सी डिवाइडेड बाई ए। सी कितना है, 3 लाख डिवाइडेड बाई ए। ए से डिवाइड करना है और ए कितना है बच्चों, 12 लाख। मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, 4 टाइम 4 से कितना, 25। तो ये कितना परसेंट आ गया, 25%। आ गई बात समझ में, इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100। तो कितना परसेंट हो जाएगा बच्चों, 100%। 2 लाख अपॉन 3 लाख, तो ये 66.67, 66.67%, लेकिन ब्रैकेट में आएगा। 6 लाख अपॉन 20 लाख। ठीक है, तो सी है 6 लाख डिवाइडेड बाई ए है 20 लाख। ए कितना है बच्चों, 20 लाख, मल्टीप्लाई बाई 100। बस ऐसे ही करते रहना हुआ। तो कितना परसेंट आ गया, 30%। 5 लाख अपॉन 15 लाख, फिर से वही आ जाएगा 66.67%। 50,000 अपॉन 1 लाख, 50%। 50,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100। कितना है करके देख लो। जहां पे आपको डायरेक्ट नहीं हो रहा वहां पे ट्राई करके देख लो कितना आ रहा है। 50 लाख, 1000 अपॉन 4 लाख इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 12.5%। अभी लास्ट वाला का तो बच्चों अभी निकाला ही था, 30%। लास्ट वाले का तो अभी कैलकुलेट किया ही था। कितना परसेंट, 30%। आगे बात समझ में। 25, 100, 66.67, 33.33, 33.33, 5 लाख अपॉन 15 लाख। बच्चों एक ये हमने यहाँ पे गलती कर रखी है, ठीक है, इसीलिए क्रॉस चेक करना चाहिए। ये आया हमारा 33.33%। ठीक हो गया। ऐसी 50%, ऐसी 12.5%, और फिर लास्ट में दोबारा से 30%। आगे बात समझ में।
चलो ये वाला कंप्लीट हो गया। तो कैसे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट टॉपिक 1 होता है समझ में आ गया बच्चों। अब याद रखना, पहले हम कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाते हैं। कॉम्परेटिव में क्या करना होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कॉम्परेटिव का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ऐसे करके 4 कॉलम बनाने होंगे, ए बी सी डी। बस याद रख लो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो क्या हो, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर हो गया बात। क्या करोगे, ऐसे एबीसीडी। तो मैं आपको एनालाइज करना सिखा रहा हूं, कैसे उन वैल्यूज को इंप्लीमेंट करते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब प्रॉफिट एंड लॉस वाला करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस वाला करेंगे, मतलब बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, हमने ये वाला टॉपिक कर लिया, टॉपिक 1 हो गया डन। पहले हम कॉम्परेटिव ही कर ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो अब ये वाला कर ले रहे हैं, फिर ये समझेंगे और लास्ट में फिर ये समझेंगे। क्लियर होगी बात। चलो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं, फिर बाकी चीजें बाद में समझेंगे। एक क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो देखिएगा, आप लोगों के सामने बच्चों एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, पहले अच्छे से समझ लेते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, देखो वापस से प्रिपेयर है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस बार बस क्या बोल रहा है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पिछली बार बोल रहा था बैलेंस शीट, इस बार बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी वेटेज कितने नंबर की दे रखी है, 3 नंबर। तो मैंने आपसे ये बोला था 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 to 4। अब आपको वही पर्टिकुलर गिवन है, 2 ईयर गिवन है, 23-24 और 22-23। तो ये वाला होगा प्रीवियस ईयर और ये वाला क्या होगा, करंट ईयर। और इसके बाद कितने कॉलम और बनाए जाएंगे, 2 कॉलम। इसके बाद कितने और कॉलम बनाए जाएंगे बच्चों, 2 कॉलम। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के केस में ए बी सी डी। अब बच्चों ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जिसको फॉर्मेट याद होगा। जिसको क्या याद होगा, फॉर्मेट याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कौन से अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आगे बात समझ में। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भी, फॉर्मेट बनाते हैं। मुझे तो याद है, ऐसे ही आप लोगों को भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो पहले फॉर्मेट बना लें, ए बी सी डी करके कॉलम बना लेते हैं 4, फिर समझेंगे। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों जैसा फॉर्मेट क्वेश्चन में है, जैसा फॉर्मेट क्वेश्चन में है, एक तो वैसे ही रहेगा फॉर्मेट, बस उसके आगे कितने कॉलम और एक्सटेंड हो जाएंगे, 2 कॉलम। तो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर एक नोट नंबर, फिर प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, फिर अब्सोल्यूट चेंज। अब तो अभी अभी हमने बैलेंस शीट में बनाया था। और लास्ट में बच्चों परसेंटेज चेंज। लास्ट में क्या आएगा, परसेंटेज चेंज। लिख भी लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट, बस यहां पे बच्चों इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट। इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मेट। पर्टिकुलर, नोट नंबर, पहले कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर, फिर कौन सा ईयर, करंट ईयर, फिर बच्चों अब्सोल्यूट चेंज, और उसके बाद परसेंटेज चेंज। ठीक हो गया। इस वाले कॉलम को हम नाम देते हैं ए, इस वाले कॉलम को नेम देते हैं बी,
इस वाले को देते हैं सी, सी कैसे निकलता है बी माइनस ए, इसको देते हैं डी, सी डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, ठीक हो गया, सी डिवाइडेड बाई ए इंटू 100। तो ये तो बन गया बच्चों फॉर्मेट हमारा, ये क्या बन गया फॉर्मेट, कि इस तरीके से कॉम्परेटिव का फॉर्मेट होता है। याद रहेगा फॉर्मेट, फॉर्मेट ही याद रखना है हमने मेन, ठीक है, मेन क्या याद रखना है, फॉर्मेट ही याद रखना है। अब वही ए और बी कॉलम तक, ठीक है, ए और बी कॉलम तक हम कहां से देख के कर लेते हैं, वहां से। पहले तो इतना कॉपी करते हैं, फिर आगे की स्टोरी धीरे धीरे समझेंगे। अब बच्चों बात यह है कि समझना है क्वेश्चन को। अब फॉर्मेट याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट याद होगा जिसको उसके लिए तो बहुत इजी होगा। तो सबसे पहले क्या आता था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले क्या आता था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो दिया है, हाँ दिया है, जो दिया होगा सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे, बाकी सारी चीजें छोड़ देंगे। तो बच्चों ये पहली लाइन छोड़ दूंगा जिसमें एबीसीडी लिखा है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक हो गया। सबसे पहले क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू बच्चों ध्यान से देखना, दो वैल्यू दी है, ठीक है। पहले कौन सी लेंगे, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर। अब खुद से आपको एनालाइज करना है, 23, 24 और 22, 23 में प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, ये वाला 40 लाख कितना होगा, 40 लाख। और करंट ईयर की कितनी होगी बच्चों, 50 लाख। लिख दिया 40 लाख और 50 लाख। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद दूसरा होता था बच्चों अदर इनकम। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको अदर इनकम गिवन नहीं है, तो जब अदर इनकम गिवन नहीं है तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। और उसके बाद ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना, क्योंकि जब अदर इनकम नहीं है तो टोटल इनकम भी कहां से निकालेंगे, जब दो इनकम होगी तभी तो हम टोटल इनकम निकालेंगे। उसके बाद नंबर 2 में आता था बच्चों एक्सपेंसेस। अब क्या आ जाएगा, सीक्वेंस वही रखेंगे, जो चीजें नहीं है उनको छोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस वैसे तो 7 टाइप के होते थे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। और बच्चों इसको ऊपर नीचे नहीं करेंगे, सीक्वेंसी में ही रखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो वही लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अदर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अदर एक्सपेंसेस। अब एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस कितने दिए हैं, 5 लाख और 7.5 लाख। पहले क्या लिखूंगा, 5 लाख, फिर लिखूंगा 7,50,000, ठीक हो गया। ऐसी अदर एक्सपेंसेस 20 लाख, पहले कितने लिखने, 20 लाख, फिर लिखने 27,50,000, ठीक हो गया। बस दो ही दिए, दो ही तक करेंगे। अब एक्सपेंसेस का भी टोटल कर देंगे। अब एक्सपेंसेस का क्या करेंगे, टोटल। इस बार टोटल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दो अमाउंट है बच्चों, कितनी अमाउंट है, दो अमाउंट है, ठीक हो गया। इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, 20 लाख और 5 लाख, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 25 लाख। 27,50,000 और 7,50,000, तो 2750 और 50 हो गया 28, 34, 35 लाख, दोनों को मिला के कितना हो गया बच्चों, 35 लाख। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आता था बच्चों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये फॉर्मेट इसीलिए याद होना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता था, ये इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। तो 40 लाख में से 25 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15 लाख। कितना आएगा बच्चों, 15 लाख, ठीक हो गया। 50 लाख में से 35 लाख माइनस करेंगे तो फिर कितना आएगा, 15 लाख। आ गई बात समझ में।
अब इतना करने के बाद आपने देखना होता है क्वेश्चन में कि टैक्स दिया है, देखो टैक्स रेट गिवन है बच्चों 50%, तो उसको क्या सिखाया था जब भी टैक्स रेट गिवन होगा, लेस टैक्स, याद आया। अब वो सर 50% निकालेंगे किसका बच्चों, इन्हीं वैल्यू का, तो 15 लाख का अगर आप 50% निकालोगे तो 7,50,000, कितना आएगा 7,50,000, और इधर भी कितना आएगा 7,50,000। आ गई बात समझ में। बस इसको फिर से सॉल्व कर देंगे, इसको फिर से क्या कर देंगे सॉल्व, तो जब भी सॉल्व करोगे फोर्थ, अब लास्ट में क्या आएगा फोर्थ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको क्या बोला जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सॉल्व कर दो इनको माइनस करके, तो कितना बचेगा 7,50,000 और 7,50,000, खत्म। बस इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से आपको ये चीज बनानी पड़ेगी, ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। समझ में आ गई बात यहां तक। अब ये कब बनेगा इतना, जब आपको फॉर्मेट याद होगा, जब आपको क्या याद होगा बच्चों, फॉर्मेट याद होगा, तो फॉर्मेट हमने जो जो चीजें गिवन थी उसकी हेल्प से सॉल्व कर दी। अब वापस से इजी है, सी कॉलम बी माइनस ए, तो 50 लाख में से 40 लाख माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों 10 लाख, 7,50,000 में से 5 लाख माइनस करेंगे तो 2.5 लाख, फिर 27,50,000 में से 20 लाख माइनस करेंगे तो 7,50,000, 35 लाख में से 25 लाख माइनस करेंगे तो 10 लाख, 15 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 7.5 में से 7.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, फिर 7.5 में से 7.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, जो 0 आएगा 0 आएगा बच्चों। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज कैसे निकलती है, देखो सी की वैल्यू है 10 लाख, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 लाख, ए की वैल्यू है 40 लाख, मल्टीप्लाई बाई 100, 3 2 5 3 2 5, 10 1 जा 10 4 जा, 4 से काट दीजिए 25, तो कितना परसेंट आ गया 25%। आ गई बात समझ में। ऐसे ही 2.5 लाख का 5%, 2,50,000 अपॉन 5 लाख, तो ये आ जाएगा 50%। 7,50,000 इसको कर लेते हैं, 7,50,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, यही तो है 7,50,000 अपॉन 20 लाख इंटू 100। तो बस एक आध क्वेश्चन में 4 जीरो से 4 जीरो कटा, 75 3 जा, 25 4 8 जा, इसको उड़ा देते हैं 2 टाइम, ये आ गया 25, इसको उड़ा देते हैं 12.5, तो 12.5 इंटू 3 कर लो, 12 2 24 12 36 37.5, 10 लाख अपॉन 25 लाख, तो 2.5 लाख 40% हो गया, कितना परसेंट हो गया बच्चों 40%। अब ये 0 0 है तो यहाँ पे भी 0 ही 0 आएगा बच्चों, यहाँ पे भी क्या आएगा 0 0, आप और हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक हो गया, समझ में आई बात। तो ये हमने दूसरा भी कर लिया, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या फर्क था समझ में आया। बस यहाँ पे हमें ये चीजें खुद से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी खुद से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो बच्चों चले कॉमन साइज की तरफ, टॉपिक 1 हो गया, टॉपिक 3 हो गया, अब टॉपिक 2 कॉमन साइज बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं, कौन सी बैलेंस शीट को, कॉमन साइज बैलेंस शीट को। कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट है, ये देखिए, ठीक है, विजिबल होगा। अब क्या लिखा है, फ्रॉम दी गिवन बैलेंस शीट ऑफ मूनलाइन लिमिटेड प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। अभी तक कॉम्परेटिव बोल रहा था, अब कॉमन साइज, अब क्या आ गया बच्चों कॉमन साइज। और आपको बैलेंस शीट दे रखी है, आपको बैलेंस शीट दे रखी है, तो बच्चों इसमें भी कुछ नहीं करना, ठीक है, इसका भी बहुत सिंपल है। आपको पर्टिकुलर दे रखा है, आपको एक ये ईयर दे रखा है और आपको एक ये ईयर दे रखा है।
जितने ईयर गिवन होंगे उतने ज्यादा कॉलम बनेंगे, उतने एक्स्ट्रा क्या बनेंगे, कॉलम। इसमें भी लेकिन याद रखना यहाँ पे ए बी सी डी नहीं होगा, ए बी सी डी वाले कॉलम सिर्फ और सिर्फ कॉम्परेटिव में बनते हैं। कॉमन साइज में क्या बनेंगे वो अभी सीखोगे, वो क्या करोगे अभी सीखोगे। ठीक हो गया, यहां पे समझ में आ गया क्या करना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लें, सबसे पहले क्या बना लें बच्चों, फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। अब बना रहे हैं हम कॉमन साइज बैलेंस शीट। मेरा अगला जो टॉपिक है बच्चों, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक हो गया, जैसा फॉर्मेट क्वेश्चन में है पहले तो वैसा फॉर्मेट बनाओ, जैसा फॉर्मेट क्वेश्चन में है पहले तो वैसा फॉर्मेट बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देख के जैसा फॉर्मेट मिलेगा वैसा फॉर्मेट हम ड्रॉ करेंगे। पर्टिकुलर था, पर्टिकुलर बनाया। नोट नंबर नहीं था तो नोट नंबर हम भी नहीं बनाएंगे, जैसा क्वेश्चन है। 2 ईयर दिए थे, हम भी 2 ईयर बना ले रहे हैं, 1 2। ठीक हो गया, ऐसे ही 2 कॉलम और बना ले रहे हैं। जितने कॉलम अमाउंट के होंगे बच्चों उतने ही एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे। ठीक है, कितने कॉलम थे वहां पे, 2 कॉलम थे, तो हमने 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना दिए। कोई दिक्कत यहां तक समझने तक? चलें आगे, चलो समझते हैं आगे की कहानी। सबसे पहले बच्चों वही पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर। अब ईयर देख लेते हैं, तो अब हम इसको क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन विजिबल होगा। अब आपको 2 ईयर दिए हैं बच्चों फिर से, 2023 2022। रूल वही होता है कि आप जो ईयर लिखेंगे ना, पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे। पहले कौन सा ईयर लिखेंगे, प्रीवियस ईयर। इन दोनों में से 22 वाला प्रीवियस ईयर है, 22 वाला क्या है, प्रीवियस ईयर है। तो मैं मेंशन कर देता हूं 31/03/2022। ठीक है, ऐसे ये कौन सा ईयर आ जाएगा, 2023। ऐसे ये कौन सा ईयर आ जाएगा बच्चों, 2023। ठीक हो गया, तो थोड़ा सा 2022 ही लिख देता हूं जिससे हमें समझ में आ जाएगा। उन 2 कॉलम को बाद में समझेंगे, उन 2 कॉलम को क्या करेंगे, बाद में समझेंगे। अब जो पहला काम मेरा होता है, जब ऐसे बैलेंस शीट बनी बनाई आ जाए तो सब कॉपी करना है। सब क्या करना है, कॉपी। देखो कितना आसान है, कॉपी करना शुरू करें। बस किस बात का ध्यान रखना है, पहले लिखेंगे प्रीवियस ईयर की अमाउंट, फिर लिखेंगे करंट ईयर की अमाउंट। चलो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एबीसीडी नहीं होता, ये याद रखिएगा, ये वर्टिकल एनालिसिस है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहले आ जाता है शेयर होल्डर फंड। सबसे पहले क्या आ जाता है बच्चों, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहले है शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या है, शेयर कैपिटल। अब अमाउंट दे रखी है बच्चों, पहले लिखेंगे 5 लाख। शेयर कैपिटल में पहले क्या अमाउंट आएगी, 5 लाख, फिर आएगी 12 लाख। ठीक हो गया। नंबर 2, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग।
उसके अंदर क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो है पहले लिखेंगे 3 लाख, फिर लिखेंगे 2 लाख, क्योंकि पहले प्रीवियस ईयर की फिर करंट ईयर की। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं नंबर 3 में, करंट लायबिलिटीज। उसके अंदर आ जाता है ट्रेड पेबल। उसके अंदर क्या आ जाता है, ट्रेड पेबल्स, 2 लाख और 6 लाख, 2 लाख और 6 लाख। ठीक हो गया, ट्रेड पेबल्स। अब बच्चों यहाँ पे टोटल था तो हम भी टोटल करेंगे, और जो हम टोटल करेंगे ना वो चारों कॉलम में करेंगे। जो हम टोटल करेंगे ना वो कहां तक करेंगे, चारों कॉलम तक करेंगे। ठीक हो गया, तो टोटल कर लेते हैं। ठीक है, टोटल कर लेते हैं, और अमाउंट भी वहीं से देखेंगे। पहले 10 लाख आएगी, 20 लाख आएगी। पहले 10 लाख आएगी बच्चों, फिर कितनी आएगी, 20 लाख। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद एसेट्स। उसके बाद बच्चों क्या, एसेट्स। तो जैसे दिया है वैसे कॉपी करते रहेंगे, बस हो गया, और कुछ नहीं करना। एसेट्स को कॉपी करते हैं तो सबसे पहले है नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहले क्या दे रखा है बच्चों, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिर से शॉर्ट में लिख लेंगे हम, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ठीक हो गया। पहले आ जाएगी अमाउंट 7 लाख, फिर अमाउंट आ जाएगी 14 लाख, फिर अमाउंट कितनी आ जाएगी, 14 लाख। फर्स्ट। सेकंड है बच्चों करंट एसेट्स। सेकंड क्या है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में दो चीजें हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, और दूसरा इन्वेंट्रीज। और दूसरा क्या है बच्चों, इन्वेंट्रीज। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, 2.5 लाख और 4 लाख। इन्वेंट्रीज कितनी होंगी, 50,000 और 2 लाख। ठीक है, जैसे जैसे यहां पे दिया था बस पहले प्रीवियस ईयर, फिर लास्ट में फिर क्या करेंगे बच्चों, टोटल। ठीक है, लास्ट में फिर क्या करेंगे, टोटल। अब हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन का सब काम कर लिया, क्वेश्चन से जितनी भी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट थी, तो अब टोटल कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगले 2 कॉलम को समझेंगे कि उसमें होगा क्या। और बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो दोनों साइड का क्या होता है, सेम होता है। तो वही 10 लाख, 20 लाख, 10 लाख और 20 लाख। आ गई कहानी समझ में। अब देखो थोड़ा सा क्या चेंज होता है बैलेंस शीट में। ठीक है, अब देखना बैलेंस शीट में क्या चेंज होता है कॉमन साइज में। ठीक है, कौन सी वाली में बच्चों, कॉमन साइज बैलेंस शीट। वर्टिकल एनालिसिस होता है, क्या कौन सा एनालिसिस होता है, वर्टिकल एनालिसिस। और कॉम्परेटिव में हॉरिजेंटल। तो हम ऐसे आगे को बढ़ रहे थे, ए बी सी डी। वर्टिकल में नीचे को आएंगे, वर्टिकल में कहां को आएंगे, नीचे को आएंगे। ठीक हो गया। अब बच्चों जो यहां पे होता है, यहां पे होता है परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। मैं ऊपर से लिख दे रहा हूं, इसमें लिखते हैं परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। ठीक है, किसका परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। एक कॉलम मुझे बनाना चाहिए था, कोई नहीं अभी भी बन जाएगा। अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या कहना चाह रहा हूं, इस लाइन में आ जाएगा परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। ठीक है, और ऐसे ही यहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो
तो एक बार लिखेंगे कौन सा ईयर 2022, एक बार कौन सा ईयर 2023। परसेंटेज निकालनी है। अब क्या निकालनी है हमने, बेसिकली परसेंटेज निकालनी है कौन कौन से ईयर की, 2022 और 2023 की परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। किसका टोटल करना है, बैलेंस शीट के टोटल करना है, एक 2022 एक 2023। अब कॉम्परेटिव में क्या करते थे, एबीसीडी, कॉम्परेटिव में क्या करते थे बच्चों, एबीसीडी। लेकिन यहां पे परसेंटेज किसका निकालना है, बैलेंस शीट के टोटल का। मतलब अगर ये 5 लाख का आपको बैलेंस शीट टोटल निकालना है तो इसका पता किससे डिवाइड करोगे, बैलेंस शीट के टोटल से। फिर ऐसे ही 3 लाख को किससे डिवाइड करोगे, बैलेंस शीट के टोटल से। तो समझ में आ गई, करके दिखाओ। तो 2022 पहले 2022 का निकालना है बच्चों, फिर 2023, 2005 22 पहले कितनी वैल्यू है, 5 लाख। ठीक हो गया। किसके परसेंटेज निकालनी है, टोटल किसका, बैलेंस शीट के टोटल का। बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 10 लाख इंटू 100। तो आई समझ में बात, 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100। 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 2 जा 2 से कितना कटा 50। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 50%। तो इस बार जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में बैलेंस शीट के टोटल को रखेंगे। फिर 3 लाख अपॉन 10 लाख, तो बच्चों ये आ जाएगा 33.33%। फिर आ जाएगा 2 लाख अपॉन 10 लाख, तो ये आ जाएगा 20%। ये कितना आ जाएगा, 20%। फिर बच्चों यहाँ पे 10 लाख अपॉन 10 लाख, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। ऐसे ही 2023 का निकालिएगा। अब 2023 में न्यूमरेटर में 12 लाख, डिनोमिनेटर में हर बार कितना आएगा, हमेशा 20 लाख इस क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा 60%। ठीक है, परसेंटेज निकालना। फिर है 2 लाख अपॉन 20 लाख, तो ये आ जाएगा 10%। तो ये है 6 लाख अपॉन 20 लाख, तो ये आ जाएगा बच्चों 30%। और ये आ जाएगा वापस से 100%, क्योंकि 20 लाख अपॉन 20 लाख। ऐसे ही बच्चों यहां भी करेंगे। अब इस 7 लाख को चाहे ये वाला टोटल ले लो बैलेंस शीट का, चाहे ये ले लो टोटल। टोटल तो बैलेंस शीट के दोनों ही साइड के सेम होते हैं, तो किसी को भी कर लो। 7 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना परसेंट, 70%। 2.5 लाख अपॉन 10, तो 25%। 50,000 अपॉन 10 लाख, तो 5%। फिर से ये कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। वैसे ही उस तरफ करते हैं, 14 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 70%। 4 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 20%। 2 लाख अपॉन 20 लाख, 10%। और ये वापस से कितना आ जाएगा बच्चों, 100%। तो देखो क्या करना था, इस बार टोटल किसका करना था, बैलेंस शीट का। इस बार टोटल किसका करना था बच्चों, बैलेंस शीट का। तो आ गई बात समझ में, आगे बढ़े। क्वेश्चन आया, बस इस तरीके से जो ब्लैक मार्कर से किया है पहले ऐसे क्वेश्चन नोट कर लोगे। फिर जो ग्रीन मार्कर से किया है किसका टोटल निकालोगे, बैलेंस शीट के टोटल। कब करेंगे ऐसा, कॉमन साइज वाले में। अब बच्चा लास्ट टॉपिक, ठीक है। अब बच्चा बच्चों कौन सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब उसमें क्या बोल रहे हैं, अब उसमें बोलेगा बच्चों कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कॉमन साइज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉमन साइज का कौन सा अकाउंट बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन साइज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रहा। अगर आप नोटिस करोगे दोनों ही क्वेश्चन में, तो जब भी कॉमन साइज वाला क्वेश्चन आया है ना, उस जब भी प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन आया है, कौन सा वाला क्वेश्चन आया है बच्चों, बालकों, प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन, तो उसमें हमें ना प्रॉफिट एंड लॉस बनानी पड़ रही है खुद से, और बैलेंस शीट बनी बनाई आ रही है। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता हूं कि बच्चों वो आएगी, क्योंकि पार्ट है और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं कहीं ना कहीं से, और ज्यादा भी पुराने नहीं है, 2023-24 का ही पेपर होगा ये, तो मैं कैसे कह दूं कि ये ही आएगा, ये आएगा। तो आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से आना चाहिए और एक बैलेंस शीट अच्छे से आनी चाहिए। बैलेंस शीट की तो कुछ चलो बने बनाए आ रहे हैं, बस आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना है। कॉम्परेटिव होगा तो एबीसीडी, कॉमन साइज होगा तो परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट
टोटल। तो बच्चों इसमें भी वही है, तो एक कॉलम, दो, तीन, तीन कॉलम है। कितने कॉलम में अमाउंट दी गई है? दो कॉलम में अमाउंट दी गई, तो दो कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएंगे। कितने कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएंगे? दो कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? फॉर्मेट। मुझे तो बैलेंस, हमें तो याद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है, हमें तो याद है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। अब कॉमन साइज क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बस जितने कॉलम अमाउंट के होंगे बच्चों, उससे एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है। उससे क्या करना है? एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है। ठीक हो गया। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, दो कॉलम अमाउंट के थे, दो कॉलम ज्यादा बना लिए। तो सबसे पहले पर्टिकुलर, जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही हम भी बनाएंगे पर्टिकुलर। अब पहले प्रीवियस ईयर बच्चों, तो 22 23, तो पहले आ जाएगा 2022 और 23, फिर आ जाएगा 2023 और 24। उन दो कॉलम में पहले इतना बना लेते हैं, फिर उस कॉलम को बाद में समझेंगे। ठीक है, उस कॉलम को कब समझेंगे? बाद में समझेंगे। ठीक है, उन दो कॉलम को इतना पहले कर लेते हैं। इतना पहले कर लेते हैं। अब फॉर्मेट बोलो बच्चों, मन मन में फॉर्मेट बोलो। जब आप फॉर्मेट बोलोगे तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। सबसे पहले क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर की अमाउंट आएगी 20 लाख, फिर आएगी 40 लाख। ठीक हो गया। अब उसके बाद बच्चों अदर इनकम, अदर इनकम नहीं दे रखी है, अदर इनकम नहीं दे रखी है, तो यहीं पे क्वेश्चन को यहाँ पे एक क्या कर देंगे? लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे एक क्या कर देंगे बच्चों? लाइन ड्रॉ कर देंगे। समझ में आ गई बात? सेकंड आ जाता है बच्चों एक्सपेंसेस। सेकंड क्या आ जाता है? एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस 7 टाइप के थे, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले दिया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अदर एक्सपेंसेस, तो सीक्वेंस में ही लिखेंगे। पहले परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर क्या आता है? अदर एक्सपेंसेस। फिर क्या आता है बच्चों? अदर एक्सपेंसेस। तो परचेज ऑफ 4 लाख, 8 लाख, 4 लाख और 8 लाख। अदर एक्सपेंसेस 2 लाख और 4 लाख, 2 लाख और 4 लाख। समझ में आ गई बात? अब एक्सपेंसेस दो हैं, तो बच्चों एक्सपेंसेस का टोटल करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस का क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं टोटल। 4 और 2 6 लाख, 8 और 4 12 लाख। ठीक है, यही होता था। थर्ड निकलता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। थर्ड क्या निकलता है बच्चों? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते थे? इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करते थे। तो इनकम कितनी है? 20 लाख। एक्सपेंसेस कितने हैं? 6 लाख। तो 20 लाख में से 6 लाख माइनस करूंगा तो बच्चों कितने बचेंगे? 14 लाख। सिमिलरली इनकम कितनी है? 40 लाख। खर्चे कितने हैं? 12 लाख।
तो 40 लाख में से 12 लाख माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 28 लाख। आई बात समझ में? 28 लाख। इसमें से क्या लेस कर दूं? टैक्स। इसमें से क्या लेस कर दूं बच्चों? टैक्स। और टैक्स कितना माइनस करना है? 50%। और टैक्स तभी माइनस करेंगे बच्चों जब बोला होगा, अदरवाइज यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब 50% इसका निकालेंगे। 14 लाख का 50% होता है बच्चों 7 लाख, और 28 लाख का 50% होता है 14 लाख। ठीक हो गया? अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इनको क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। अब सॉल्व करके क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आएगा बच्चों? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 14 लाख में से 7 लाख माइनस करूंगा तो 7 लाख बचेगा। 28 लाख में से 14 लाख माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 14 लाख। मेरे क्वेश्चन का काम हो गया। क्वेश्चन की हेल्प से मैंने ये बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से बच्चों मैंने ये बना दिया। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या करना होता है, तो अब ध्यान से देखिएगा, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक हो गया? अब सर जब बैलेंस शीट बनाई थी तब तो यहां लिखा था परसेंटेज ऑफ टोटल, यहां पे क्या लिखा था? परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। अब क्या लिखेंगे? क्योंकि अब तो टोटल है ही नहीं, तो बच्चों अब टोटल नहीं है तो अब लिखा जाता है परसेंटेज ऑफ आर एफ ओ। क्या लिखा जाएगा? परसेंटेज ऑफ आर एफ ओ। किसकी परसेंटेज निकाली जाएगी? आर एफ ओ। आर एफ ओ मतलब क्या होता है बच्चों? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अब किसकी परसेंटेज निकाली जाएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। किसकी परसेंटेज? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो समझ में आ गया? एक बार वही कौन से ईयर की? 2023, और एक बार कौन से ईयर की? 2024। अब परसेंटेज ऑफ आरएफओ मतलब हर बार डिनोमिनेटर में ना बच्चों, हर बार डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू आएगी आरएफओ वाली। जब 2023 का करेंगे तो 20 लाख, जब 2024 का करेंगे तो 40 लाख। आई बात समझ में? तो बैलेंस शीट बनानी होगी कॉमन साइज, तो परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा तो परसेंटेज ऑफ आरएफओ। किसका परसेंटेज? आरएफओ। तो 20 लाख 20 लाख कितना हो गया बच्चों? 100%। कितना हो गया? 100%। पहले में तो सही होगा क्योंकि 20 लाख अपॉन 20 लाख। अब ध्यान से देखना, अब न्यूमरेटर में कितना आएगा? 4 लाख। अब बच्चों न्यूमरेटर में कितना आएगा? 4 लाख ये, और डिवाइड किससे करोगे? आरएफओ से। फिर 2 लाख को किससे डिवाइड करोगे? आरएफओ से। फिर टोटल को किससे डिवाइड करोगे? आरएफओ से। मतलब अब हर एक वैल्यू को किससे डिवाइड करोगे? आरएफओ से। तो सबसे पहले है बच्चों 4 लाख। ठीक है, कैसे करेंगे देख लो। 4 लाख 2023 का कर रहे हैं तो 2023 का आरएफओ लेंगे। 2023 का आरएफओ कितना है बच्चों? 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 5 जा 5 से कट करूंगा तो कितना परसेंट आ जाता है? 20%। तो कितना आया सॉल्व करके? 20%। पहले एक ईयर कंप्लीट कर लेते हैं। अब बच्चों 2 लाख है, 2 लाख अपॉन 20 तो कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। 6 लाख है, 6 लाख अपॉन 20 लाख तो ये हो जाएगा 30%। फिर कितना है? 14 लाख। फिर कितना है बच्चों? 14 लाख तो कितना हो जाएगा? 70%। ठीक हो गया? फिर है बच्चों 7 लाख। फिर कितना है? 7 लाख। तो 7 लाख कितना होगा? 35% माइनस का। फिर 7 लाख है तो फिर 35%। समझ में आ गई बात? अब 2024 में डिनोमिनेटर में रखेंगे 40 लाख। जैसे समझाऊं, पहले आएगी बात वैल्यू 8 लाख। 8 लाख को किससे डिवाइड करोगे? 40 लाख से मल्टीप्लाई बाई 100। 5 जीरो से 5 जीरो, 8 1 जा 8, 5 जा 5 से कटो 5 20 टाइम्स। तो कितना परसेंट आया बच्चों? 20%। फिर 4 लाख है तो 4 लाख कितना परसेंट आएगा? 10%। फिर 12 लाख है
कितना है 12 लाख, तो वो होगा कितना परसेंट 30%। हर एक बार किससे डिवाइड कर रहा हूं बच्चों में 40 लाख से, तो यहां पे फिर से 70% आएगा, ठीक है। 28 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करना है, फिर कितना है बच्चों 14 लाख, फिर कितना है 14 लाख, ये भी 35% आएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लेना, लेकिन माइनस का, किसका आएगा माइनस का, और ये फिर 35%। तो यहाँ पे बच्चों हमने चारों क्वेश्चन, चारों टॉपिक क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। होप सो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, सब समझ में होंगे, पूरा कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले मैंने आपको कॉम्परेटिव बैलेंस शीट समझाई, जिसमें ABCD करके कॉलम बनेंगे, सिंपल है। फिर हमने कॉम्परेटिव क्या सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें भी ABCD कॉलम बनेंगे। फिर हमने क्या सीखा, कॉमन साइज बैलेंस शीट, जिसमें परसेंटेज किसका निकालते हैं, बैलेंस शीट के टोटल का। और जब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो किसका परसेंटेज निकालते हैं, RFO का। किसका निकाला जाता है बच्चों, RFO का। तो बच्चों ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, 1 घंटे 10-15 मिनट में ही ये कंप्लीट हो रहा है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और यहाँ से अपने 5 to 6 मार्क्स क्या कीजिए, पक्के कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे अकाउंटिंग रेशियोज, नेक्स्ट वीडियो क्या लेके आएंगे बच्चों, जल्दी ही अकाउंटिंग रेशियोज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।